हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट वीडियोस में खगोलीय पिंड के अंतर्गत ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंड और उसके अंतर्गत हमने आकाशगंगा और तारामंडल के बारे में हमने जाना था। अब ये खगोलीय पिंड का भाग 2 में हम तारे और उल्काओं और धूमकेतु वगैरह के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, बट पहले इस वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपका एक बार फिर मेरे एम्बिशन विद रूपेश साहू चैनल पे आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था। आज हम खगोलीय पिंड के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, खगोलीय पिंड है ना, जो हमारा टॉपिक था खगोलीय पिंड, इसके भाग 2 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो खगोलीय पिंड हमने कल जाना था कि खगोलीय पिंड क्या होता है। ठीक है, आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड जैसे तारे, आकाशगंगा, ग्रह उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु इत्यादि को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, है ना। तो कल हमने क्या किया था, आकाशगंगा और तारामंडल के बारे में समझ लिया था। ओके दोस्तों, आज हम तारे के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तारे क्या होते हैं। तारे जनरली आप समझते हैं कि आसमान में जो रात के टाइम टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वह तारे कहते हैं। अब एक्चुअल में तारे होते क्या हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा, देखिए आकाशगंगा में गैस होती है ना, और धूल होती है। ठीक है, कल हमने समझा था पिछले वीडियो में। तो आकाशगंगा में गैस और धूल के बादल जो होते हैं, इन तारों का निर्माण संभवतः उन्हीं से होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, ये निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। मतलब कि ये धूल और गैस से बने बादल होते हैं, ये ना, उन्हीं से तारों का निर्माण होता है। और वो क्या करते हैं, लाइट उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए वह हमको चमकते दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमको तारे बड़े और छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई कम टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, कोई ज़्यादा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल में वो गैस होती है, धूल और गैस से मिलके बादल जो बनते हैं और वो ऊर्जा का मुक्त करते हैं, जो कि हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। ओके दोस्तों, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा होता है ना। सूर्य भी क्या होता है, तारा है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें तारे कितने प्रकार के होते हैं, या तारे क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आद्य तारा या कृष्ण छिद्र बोलते हैं। ठीक है, आद्र तारा, आद्य तारा या कृष्ण छिद्र। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ओके दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। और आद्य तारा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो स्टार। ठीक है, फोटो स्टार। ठीक है, आद्य तारा एवं कृष्ण छिद्र, फोटो स्टार एंड ब्लैक होल। अब ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से या मिलने से, इकट्ठे होने से छोटे छोटे बादल बन जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विशाल बादल में परिवर्तित हो जाते हैं आपस में जुड़ के।
ठीक है। जब इन गैसों का ये विशाल बादल सिकुड़कर तारे में परिवर्तित हो जाता है ना। गैसें इकट्ठी हुई, ठीक है, गैसें इकट्ठी हुई छोटे छोटे बादलों के रूप में, और जब इकट्ठी हुई तो बड़ा रूप धारण कर लिया, और जब बड़ा रूप धारण कर लिया तो फिर सिकुड़ के एक तारों का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, आदि तारा, आदि तारा हम बोलते हैं, आदि तारा या आद तारा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फोटो स्टार। ओके दोस्तों, दूसरा क्या होता है, तारे का हाइड्रोजन नाभिकी संलयन अभिक्रिया द्वारा संचयित होकर हीलियम में परिवर्तित होकर कम होने लगता है तथा उसका बाहरी सतह फैलकर लाल हो जाता है ना। उसका बाहरी सतह फैलकर लाल हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, लाल दानव तारा बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा, ठीक है। दोस्तों रेड जियांट इसको हम बोलते हैं। समझ में आया। लाल दानव तारा किसे बोलते हैं, जब तारे का हाइड्रोजन के नाभिकी संलयन अभिक्रिया द्वारा संचयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और कम होने लगते हैं तो उसका बाहरी फैलाव या बाहरी सतह फैलकर लाल हो जाती है, जिसे हम लाल दानव तारा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम हो जाता है ना, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारा बोलते हैं, ठीक है। श्वेत वामन तारा हम उसे बोलते हैं। व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है ना। क्या कहलाता है चंद्रशेखर सीमा, अपूर्णनशील श्वेत वामन तारे का सीमाकारी द्रव्यमान 1.44 है ना, यही क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, ठीक है। और जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। जब इसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक होता है और इसमें विस्फोट हो जाता है तब इसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, यह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है, इसीलिए इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से मुक्त पिंड को ही हम कृष्ण छिद्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। ओके दोस्तों, कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इसमें किसी भी पदार्थ या यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। ओके दोस्तों, आई होप ये तारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आदि तारे किससे बोलते हैं, जब हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से छोटे छोटे बादलों का निर्माण होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल विशाल बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बादल सिकुड़कर तारे में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इसे हम आदि तारा बोलते हैं या आदि तारा हम बोलते हैं। और तारे का हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा संचयित होकर हीलियम में परिवर्तित होकर कम होने लगता है और उसका बाहरी सतह फैलकर लाल हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा बोलते हैं।
ठीक है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम हो जाता है तो उसे हम श्वेत-वामन तारा बोलते हैं। ठीक है। यदि अपूर्णनशील श्वेत-वामन तारे का सीमाकारी द्रव्यमान 1.44 ही या होता है तो इसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है। जबकि इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है तथा यह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है ना। श्वेत-वामन तारा ही, चंद्रशेखर सीमा ही क्या है, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। कब? जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक हो जाता है और इसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है। फिर इसका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है, इसलिए इसको, ठीक है, इसका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है। ठीक, कौन से? न्यूट्रॉन तारे का। तो इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से युक्त पिंड को ही हम कृष्ण छिद्र कहते हैं। ठीक है। और कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इससे किसी पदार्थ यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेसर। ठीक है। क्वेसर क्या होते हैं? ठीक है। क्वेसर क्या होता है? क्वेसर वे आकाशीय पिंड हैं जो आकाश में आकाशगंगा से छोटे होते हैं परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1962 में की गई थी। ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? 1962 में। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम क्षुद्र ग्रह पे। ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह इन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोइड्स। ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले छोटी आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है। इनमें एक पट्टी के रूप में विद्यमान है ना, ये एक पट्टी के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है। इन्हें लघु ग्रहणिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये लघु पट्टिकाओं के रूप में विद्यमान होते हैं इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? लघु ग्रहणिकाएं भी हम इन्हें कहा जाता है या कहते हैं। इनका निर्माण भारी धातुओं से होता है। ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाते हैं ना, मतलब इतने बड़े होते हैं, इतने ठोस होते हैं। यदि पृथ्वी से टकराते हैं तो बहुत बड़े गर्त बन जाते हैं। ठीक है। गर्त मतलब गड्ढे। ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील, है ना। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी का ही एक उदाहरण है। ओके दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी का ही एक उदाहरण है। ठीक है। इसी का एक और है फोरवेस्टा, है ना। फोरवेस्टा नामक एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, है ना। मतलब ये बिना दूरबीन के हमको दिख जाता है। ठीक है। यह एक लौता क्षुद्र ग्रह है। ओके दोस्तों, ओके आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्यूपर बेस्ट। ठीक है। क्यूपर बेस्ट क्या होती है? बर्फ से निर्मित होती है। ऐसा माना जाता है कि धूमकेतु का आगमन इन्हीं बेल्टों से होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हम धूमकेतु। ठीक है। अब धूमकेतु क्या होते हैं? ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित ऐसी चट्टानी एवं धातु पदार्थ है जो सूरज से मिलने वाली ऊष्मा के कारण बर्फ पिघलकर पूंछ बनाते हैं, है ना। और पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चलते हैं। यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके पूर्व
यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, धूमकेतु का पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मतलब कि सूर्य के छोर का बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। ठीक है, सौरमंडल का जो छोर है या उसके छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, पुच्छल तारे। ठीक है, जो छोटे छोटे पिंड हैं बहुत सारे सूर्य की पूंछ पर या छोर पर, है ना, जिसे हम पुच्छल तारे कहते हैं, पूंछ के समान दिखते हैं। ठीक है, यह गैस एवं धूल के संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, धूमकेतु कब दिखाई पड़ता है? जब सूर्य की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सूर्य किरणों से इसकी गैस को चमकीला बना देती है। मतलब सूर्य से जो गैस निकलती है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वह इस गैस को क्या है, चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इसके अलावा दूसरी चीज है एक हेले नामक। ठीक है, एक हेले, ठीक है, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है ना। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 + 76 है ना। ठीक है, ये क्या दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। मतलब ये क्या है कि हेले नामक धूमकेतु है जो 1986 में दिखाई दिया था। मतलब ये प्रत्येक 76 वर्ष में हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बोला, तो अब 1986 में दिखाई दिया था, तो अब दोबारा कब दिखाई देगा? 1986 + 76 बराबर 2062 को। ठीक है, जो हेले नामक धूमकेतु है वो हमको कब दिखाई देगा? 2062 को दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक और चीज है कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, ये टिकाऊ नहीं होते हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, लेकिन इनके वापस आने का या दोबारा देखने का समय एक निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक लास्ट चीज बचती है उल्का। उल्का क्या होते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मेटियोर्स। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? मेटियोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेटियोर्स या उल्का क्या होते हैं? आपने देखा होगा, जैसे हम टूटते हुए तारे बोलते हैं, रात में हम देखते हैं और एक तारा अचानक टूटता है और लंबी सी जलता हुआ अंगारा हमको गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना। हम विश मांगते हैं, ठीक है, विश मांगते हैं हम उससे। तो वो क्या होते हैं? एक्चुअल में पिंड होते हैं, उल्का होते हैं, है ना। तो जो ऊपर से गिरते हैं और जैसी वायुमंडल में, पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा में घर्षण करते हैं, और घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो वही आग लगता हुआ जो गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, हम उसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी से के पास करीब आने तक ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, है ना। हमने देखा नहीं कि टूटता हुआ तारा दिखता है और एकदम गायब हो जाता है, तो वही चीज़ कि हमको आता हुआ दिखाई पड़ता है और जलता हुआ दिखता है और एकदम गायब हो जाता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही हम उल्काएं या उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं उल्का पिंड। ठीक है, जो आकाश में क्षण के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। ठीक है, उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। ओके दोस्तों, और मेरे लास्ट वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
ओके दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मैं इस तरह ही आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पर छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता रहूं। ठीक है, और मेरे लास्ट वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना। मेरे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई हुई है, उसी पर जाकर प्लीज़ मुझे उस पर फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।